नमस्कार, मैं हूं श्रवण और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। आज का टॉपिक है मोटर इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है राहुल मनी जी, जो कि रूरल एंड एग्री बिजनेस देखते हैं HDFC ERGO लिमिटेड में। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वाहन बीमा क्या है, मोटर इंश्योरेंस क्या है और ये क्यों जरूरी है? ठीक है श्रवण जी, वाहन बीमा या कोई भी बीमा एक ऐसी चीज होती है जैसे आप कोई भी नुकसान होना है भविष्य में, जैसे आप जिंदगी जी रहे हैं और हमेशा इसमें रिस्क रहता है। आप घर से बाहर निकलते हैं तो रिस्क रहता है, आप गाड़ी चला रहे हैं तो रिस्क रहता है, तो अनेक तरीके के रिस्क रहते हैं। तो किसी भी जो नुकसान की आशंका होती है उससे बचने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया। तो इंश्योरेंस कुल मिला के ये है कि जो भी आपके रिस्क है उससे आपको सुरक्षा देता है। ठीक है, अब वाहन का बीमा क्यों जरूरी है? तो इंडिया में गाड़ी का इंश्योरेंस करना मैंडेटरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी गाड़ी का होना चाहिए, तभी आप गाड़ी को लेके रोड पे निकल सकते हैं। जी। अगर आपने ये नहीं कराया है तो आपको उसके लिए अच्छा खासा जुर्माना देना पड़ सकता है। कोई भी दुर्घटना होती है तो जो भी उसमें नुकसान होगा वो आपको भरना पड़ सकता है। तो सर, इंश्योरेंस के कितने टाइप होते हैं? लोग जैसे इंश्योरेंस कराते हैं, एज अ जनरल पर्सन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे मैंने सुना है किसी एजेंट के पास मैं जाऊँ या फिर किसी एजेंसी के पास जाऊँ या फिर किसी कंपनी के पास जाऊँ, तो हम लोग को बताते हैं कि फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दो टाइप के बीमा है, आप कौन सा लेना चाहेंगे? तो सर, इसके ऊपर आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं कि फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी बीमा क्या होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट है। सर देखिए, दो तरीके का इंश्योरेंस होता है मोटर में, फर्स्ट पार्टी होता है और थर्ड पार्टी होता है। तो फर्स्ट पार्टी का मतलब क्या होगा कि इसमें बीमा करवाने वाला जो व्यक्ति होता है और साथ में जो रोड पे चल रहे व्यक्ति होते हैं, लाइक रोड पे चलने वाले व्यक्तियों को हम थर्ड पार्टी कह सकते हैं जी। या फिर जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो कार है, उनको थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं जी जी। जो व्यक्ति है वो थर्ड पार्टी है और उनकी प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी हो गई। ओके सर, ठीक है। और साथ में हम जो है जो मैं हूँ और मेरी गाड़ी है, इसको हम लोग फर्स्ट पार्टी बोलेंगे। ओके सर। तो जब हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस की बात करते हैं जी, तो उस केस में मेरी गाड़ी, मैं, सामने वाले की गाड़ी और सामने वाले की प्रॉपर्टी, सामने वाला व्यक्ति, ठीक है सर, सामने वाले की प्रॉपर्टी और सामने वाला व्यक्ति दोनों ही कवर होते हैं। ये फर्स्ट पार्टी में होता है। लाइक अगर आपने गाड़ी से किसी को ठोका जी, तो उस केस में सामने वाली गाड़ी में जो डैमेज हुआ है वो, सामने वाले व्यक्ति को जो डैमेज हुआ है वो, मुझे अगर कुछ डैमेज हुआ है तो वो, और मेरी गाड़ी में कोई डैमेज हुआ है वो भी जी। तो ये सारी चीजें कवर होती हैं फर्स्ट पार्टी में जी। और अगर हम थर्ड पार्टी की बात करें तो थर्ड पार्टी में जो है कि सिर्फ सामने वाले व्यक्ति का, लाइक जो थर्ड पार्टी है जी और थर्ड पार्टी व्यक्ति है, सिर्फ वही कवर होता है। तो चलिए सर, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी ने अपने गाड़ी या फिर कार का इंश्योरेंस नहीं करा कर रखा है, तो सर मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको क्या नुकसान हो सकता है? सर क्या क्या उसको आगे प्रॉब्लम हो सकती है, उसके ऊपर आप सर प्लीज थोड़ा बताएंगे। काफी अच्छा सवाल है जी। तो इसमें अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है या किसी भी व्यक्ति के पास इंश्योरेंस नहीं है और वो रोड पे गाड़ी लेके चल रहा है जी, तो उस केस में सबसे पहला जो सबसे मतलब पास का आपका डेंजर है, सबसे पास का खतरा है, वो तो ये है कि अगर किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो अच्छा खासा जुर्माना आपका होना तय है जी जी। ठीक है जी। आज की डेट में 2000 रुपए का जुर्माना लिखा हुआ है कि आपको इतना तो देना ही देना है, साथ में अगर हो सके तो जेल भी जा सकते हैं जी। तो पहला ये है कि आपका जुर्माना हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर आपने गाड़ी चलाते वक्त किसी को कोई डैमेज कर दिया, अचानक से कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया जी, और उस केस में पुलिस आती है या फिर सामने वाले को नुकसान होता है कोई फिजिकल या उसकी गाड़ी में जी, तो वो जो भी नुकसान होगा वो आपको भरना पड़ेगा जी। सामने वाले का जो भी नुकसान होगा, उसकी गाड़ी में कोई डैमेज हुआ, उसका कोई पैर टूट गया या कोई भी बात हुई, वो नुकसान आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा अगर इंश्योरेंस नहीं है तो। जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हमें कहाँ पे करनी होगी? मान लीजिए मेरा कोई गाड़ी है, उसका बीमा मैंने नहीं ले रखा है और मैंने किसी का नुकसान कर दिया, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट कर दिया मैंने, उसमें बहुत ज़्यादा जो भी है थर्ड पार्टी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो वो बाकी का वो प्रोसेस क्या रहेगा सर? क्या बीच में होता क्या है जहाँ पे हमें नुकसान, मान लीजिए मैं 50 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, फिर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है मेरे साथ एक्सीडेंट में, तो ये नुकसान की जो भरपाई है सर वो कहाँ पर होगी? वहाँ वो क्या प्रोसेस होता है सर, उसके ऊपर प्लीज बताएंगे आप। इसमें क्या होता है कि जब भी इस तरीके का दुर्घटना होता है तो पुलिस केस हो जाता है, ठीक है।
और वहाँ पे मुकदमा चलता है और मुकदमे में जो जज होते हैं जो भी सुनवाई करते हैं वो डिसाइड करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की हैसियत कितनी है और इनका कितना नुकसान हुआ है इनके परिवार का, इनकी मृत्यु होने की वजह से। तो वो एक राशि निर्धारित करते हैं कि हाँ इतना अमाउंट इनको जुर्माने के तौर पे मिलना चाहिए। तो अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो किसी भी व्यक्ति की कीमत, अगर मैं रिक्शा चालक की बात करूं तो 10 लाख 12 लाख रुपए नॉर्मल आ जाती है, जो अपने 5 साल या 10 साल के जीवन काल में आने वाले 5 साल 10 साल में वो कमा के अपने परिवार को दे सकता था। सही है जी। वो जुर्माना आपको देना पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति को, और कुछ जुर्माना जो है कोर्ट को देना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि आपका इंश्योरेंस नहीं था या जो भी है, मतलब वो लीगल लायबिलिटी में आपके आता है और वो आपको देना पड़ता है कोर्ट को भी और सामने वाले व्यक्ति को भी। एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा आपसे कि ये जैसे मान लीजिए मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, और मेरे साथ कुछ ऐसा बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है जिसमें मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन जो भी अगले को जो नुकसान हुआ है या फिर अगले का जो मेरे साथ जो एक्सीडेंट हुआ है उस पार्टी का बहुत सारा डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो वो पार्टी जो है सर वो कैसे क्लेम करेगी सर, वो क्या आगे का क्या प्रोसेस होता है सर, उसके बारे में बताएंगे आप? इसमें भी जैसे अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया कि ये मामला भी कोर्ट के थ्रू ही हैंडल होगा। जब भी इस तरह का एक्सीडेंट होगा तो पुलिस एक FIR करती है दोनों पार्टीज की तरफ से, और फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी मतलब आपको भी उसमें रखा जाता है, जिसका दुर्घटना आपने किया, जिसका नुकसान आपने किया है वो भी उसमें रहते हैं। और साथ में इंश्योरेंस कंपनी, आपकी इंश्योरेंस कंपनी भी उसमें एक पार्टी बनती है कोर्ट में। तो सेम वही चीज होता है, कोर्ट में सुनवाई होती है, कोर्ट नुकसान की राशि तय करती है और उस राशि का अमाउंट जो भी होता है वो कंपनी पे करती है। मेरे पास इंश्योरेंस है तो जो भी वकील होगा सर वो कंपनी की तरफ से वकील लगेगा कि मुझे खुद के खर्चे से वकील लगाना पड़ेगा सर अपने लिए? सर देखिए, इसमें 3 पार्टीज होती हैं जी। जो अभी हमने फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी की बात की तो फर्स्ट पार्टी तो आप हो गए, आपका एक वकील रहेगा सर। दूसरा HDFC अर्को या कोई भी कंपनी है जिसका इंश्योरेंस आपने ले रखा है, उस कंपनी का एक अलग वकील होगा और तीसरा सामने वाले व्यक्ति का अलग वकील होगा। टोटल 3 पार्टीज बनती हैं। जी। तो आपको भी अपना वकील रखना पड़ेगा। जी। मेरा जो एक फ्रेंड है, कुछ दिन पहले उसकी बुलेट जो है सर वो मार्केट में कहीं वो मार्केटिंग करने गया हुआ था, उसकी बुलेट जो है खड़े खड़े वो उसमें सर आग लग गई सर। उसमें आग लगने के बाद जो है सर वो क्या था उसके पास में कि उसके पास इंश्योरेंस था नहीं, तो उसके का आगे का प्रोसीजर उसके पास कुछ भी नहीं हो पाया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, मान लीजिए मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है मेरे पास, तो क्या गाड़ी अगर ऑटोमेटिकली जल रही है या फिर किसी के द्वारा जला दिया गया तो उस कंडीशन में क्या कंपनी हमें पैसा देंगी सर? सर इंश्योरेंस कभी भी आपको एक्सीडेंटल अगर कुछ होता है, दुर्घटना में वश कुछ भी होता है तो वो जरूर कवर होता है। जी। अब आपने बोला कि जैसे गाड़ी किसी ने जबरदस्ती जानबूझ के जला दी जी, तो वो जानबूझ के कैसे जलाई है उसमें काफी सारे वेरिएशंस आएंगे। हो सकता है गाड़ी मालिक ही खुद गाड़ी को जला दे, घर में झगड़ा हुआ और बाहर आके गाड़ी को आग लगा दी। जी। उस केस में इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। अच्छा। और बाकी और कोई भी रीजन होता है, जैसे कोई दंगा फसाद में गाड़ी फंस गई और वहां पे जल गई जी। या फिर गाड़ी चलाते चलाते ओवरहीट की वजह से जल गई, मतलब अगर कोई अपने आप से गाड़ी जल जाती है उस केस में उसका फायर कवरेज होगा और जो भी IDV होगी गाड़ी की, जो भी गाड़ी का मार्केट वैल्यू होगा उतना क्लेम उसको मिल जाएगा जी। एक और चीज होती है कि कुछ गाड़ियों में आपने देखा होगा कि गाड़ी निकली, मतलब नई लॉन्च हुई, 20-25 लोगों ने खरीदा, 20-25 लोग लेके गए, 20-25 में से 10 गाड़ियां जली गई जी। तो इस केस में मार्केट जो मैन्युफैक्चरर होता है उसका डिफेक्ट होता है। तो अगर इस तरह की चीजें मार्केट में अगर न्यूज में आ जाती हैं तो फिर क्लेम इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है और वो ये कह सकती है कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जी। और जो भी गाड़ी का मैन्युफैक्चरर है उसको ही ये हैंडल करना चाहिए जी। तो ये चीज भी हो सकता है। ओके सर। नॉर्मल फायर के केस में इंश्योरेंस आपका कवर होता है। ठीक है सर। इंश्योरेंस लेने के टाइम पे ये कहीं पे ऑप्शन होता है सर, बीमा कंपनी को क्या बताना पड़ता है कि मुझे फायर के लिए अलग से कुछ एडिशनल, अगर मान लीजिए गाड़ी जल जाती है उस तरह का कोई ऑप्शन नहीं होता है ना जी? ये आपका ऑलरेडी कवर्ड होता है, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं। ओके सर। सर क्या गाड़ी अगर चोरी हो जाए तो उस कंडीशन में भी पैसे ग्राहक को मिल पाते हैं सर? बिल्कुल। इस केस में थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है जी। वजह ये है कि जब भी गाड़ी चोरी होती है तो सबसे पहले आपको FIR करानी पड़ती है जी। FIR कराने के बाद से आपको बीमा कंपनी को इंटीमेट करना पड़ता है कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है जी। फिर जब आप FIR कराते हैं तो पुलिस भी उस केस को लेके 2 महीना तक अपना जांच पड़ताल करती है जी। और जब वो जांच पड़ताल हो जाती है उसके बाद से अगर गाड़ी मिल जाती है तो ठीक है, अगर गाड़ी नहीं मिलती है तो पुलिस एक रिटर्न में आपको दे देती है
बीमा कंपनी को संबोधित करते हुए कि ये गाड़ी अभी नहीं मिल पा रही है और हम ये फाइल क्लोज कर रहे हैं जी। तो उस केस में फिर इंश्योरेंस कंपनी अपना इन्वेस्टिगेशन दिखाती है जी। और करीब 15 दिन 1 महीना इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करती है। जब ये इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है और फिर भी गाड़ी नहीं मिलती है, तब आपको जो भी आपका आईडी होता है उतना अमाउंट आपको मिल जाता है। तो करीब 3 महीने का प्रोसेस में लग जाता है पूरा। जी, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहला जो है वो क्या काम करे कंपनी को जानकारी देने के लिए कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, और बाकी जो है क्लेम का प्रोसेस वो कैसे करेंगे सर? कोई भी गाड़ी में अगर दुर्घटना होती है जी, और उसके बाद से जो भी गाड़ी मालिक है जी, और या फिर गाड़ी अगर वो खुद चला रहा है और क्लेम इंटीमेट करने के लाइक फोन करके या व्हाट्सएप, मतलब जो भी क्लेम करने का तरीका है उसके माध्यम से वो क्लेम इंटीमेट करने की मतलब सक्षम है जी, तो उस केस में उसको 3 दिन के अंदर किसी भी बीमा कंपनी में 3 दिन के अंदर आपको क्लेम जो है कंपनी को बताना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी में क्लेम आया है। जी, ठीक है जी। 3 दिन से अगर ज्यादा डिले हो रहा है तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। जी। और इसके लिए कई सारे तरीके हैं। कई कंपनियों ने अपना टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है, कुछ कंपनियों ने अपना मोबाइल ऐप डाल रखा है कि आप मेरे मोबाइल ऐप से इंटीमेट कर सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप पे भी क्लेम इंटीमेशन का तरीका शुरू हो चुका है। जी। और ये जो है कुछ मेन तरीके हैं। इसके अलावा आप ऑफिस विजिट करके भी कर सकते हैं, बट वो उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। ये 3 तरीके काफी आसान है। मोबाइल ऐप से कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर से कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप क्लेम इंटीमेट कर सकते हैं। जी, ठीक है। जब आप क्लेम इंटीमेट करते हैं उसके बाद से क्या होता है कि 1 से 2 घंटा लगता है और आपके लिए एक सर्वेयर डिसाइड होता है कि आपकी गाड़ी का सर्वे कौन करेगा। गाड़ी को आपकी देखेगा कौन, क्या दिक्कत है, कैसे क्या करना है। जी। तो इस प्रोसेस में सर्वेयर को डिसाइड होने में 2 घंटे का टाइम लगता है। जी। जब सर्वेयर का हो जाता है डिसीजन तो वो आपकी गाड़ी के पास आता है। जी। हो सकता है स्पॉट सर्वे करे, लाइक आपकी गाड़ी कहीं ले जाने की कंडीशन में नहीं है तो वो वहीं पे पहुंचेगा और उसके बाद से वहां पे फोटो खींचेगा कि कैसी कंडीशन में है गाड़ी, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, ये सब वो देखेगा। जी। और उसके बाद से फिर गाड़ी को गराज में खड़ी करवाई जा सकती है। जी। या फिर अगर गाड़ी पहले ही अपने आप गराज में आप ले जा सकते हैं तो आप गाड़ी गराज में ले जाइए। जी। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि जब तक सर्वेयर गाड़ी का सर्वे नहीं कर लेता है जी, तब तक गाड़ी को खोलने नहीं देना है। जी। अगर गाड़ी आपकी खुल गई, रिपेयरिंग शुरू हो गई है तो वहाँ पे क्लेम रिजेक्ट होने का 100% चांस रहता है। अच्छा। तो ये चीज ध्यान देनी है कि सर्वेयर के पहुंचने के बाद ही गाड़ी में काम शुरू कराना है और उसके बाद से जब ये सारा काम हो जाता है, गाड़ी आपका सर्वे हो जाता है और गाड़ी आपकी रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। जी। रिपेयरिंग होने के बाद से फिर आपका क्लेम जो भी अमाउंट आता है जी, वो सेटल होता है। कितना अमाउंट आपको देना है, कितना अमाउंट कंपनी देगी, ये डिसाइड होता है और उसके बाद से क्लेम सेटल हो जाता है। जी। क्लेम लेने के लिए या फिर गाड़ी के पास आपके पास इंश्योरेंस है तो कंपनी कौन से कंडीशन ऐसे है जिसमें आपको पूरी तरह से क्लेम दे सकती है, या फिर आपको कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें आपको कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है? मतलब मेरा ये बोलने का मतलब है सर कि आप ये बताएंगे मुझे कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है एक मोटरसाइकिल के लिए या फिर कार के लिए जो कि मैंडेटरी है, जो कि अनिवार्य है ग्राहक के एक्सीडेंट होने के वक्त में ग्राहक के पास होना चाहिए? सर अगर मैं एक प्राइवेट कार की बात करूं जी, तो उस केस में जो भी गाड़ी चला रहा है सबसे पहले तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जी। और आप क्लेम इंटीमेट कर रहे हैं मतलब आपके पास इंश्योरेंस तो होगा ही जी। ठीक है। तो पहली चीज इंश्योरेंस का पेपर, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तीसरा उस गाड़ी का जो भी पीयूसी है, लाइक गाड़ियों में आप देखते होंगे 5 साल 10 साल, जैसे अगर आपकी कार है तो 10 साल या 5 साल के लिए वैलिड होता है, तो वो वैलिडिटी मतलब आपकी आरसी जो है वो वैलिड होनी चाहिए जी जी जी। ठीक है। और इसके अलावा मेरे हिसाब से इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जी कार के लिए। और हाँ, कार के केस में लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस कॉपी और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जी। ठीक है जी। ये सारी चीजें अगर होती हैं आपके पास तो आपका क्लेम का डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट माना जाएगा। इसके अलावा क्लेम का एक फॉर्म आता है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है जी, वो फॉर्म आपको फिल करके देना पड़ता है जी। तो ये कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन है जो आपके पास होने चाहिए जी जी। और उससे पहले आपने पूछा था क्लेम अप्रूव या रिजेक्ट में, तो रिजेक्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि 3 दिन के अंदर आपको क्लेम इंटीमेट करना होता है जी जी। ठीक है। और गाड़ी का दुर्घटना होने के बाद से सबसे पहला काम आपको कंपनी में इंटीमेशन देना चाहिए जी जी, क्योंकि पैसा आपको लेना है तो थोड़ा सा सतर्कता भी आपकी तरफ से बरतना चाहिए। दूसरी चीज, गाड़ी को अगर डैमेज
हो गई है और उसके बाद आप जबरदस्ती उसको ड्राइव करके कहीं ले जा रहे हैं गैराज में या कहीं भी, जबकि वो गाड़ी ड्राइव करने की कंडीशन में नहीं है, तो उस केस में भी आपका क्लेम पूरा रिजेक्ट हो सकता है। जी। बाइक में भी सर सेम चीज ही आएगी। पहला आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो भी गाड़ी चला रहा है, दूसरा इंश्योरेंस का पेपर आपका रहेगा, और तीसरा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और आरसी जो है वो वैलिड होना चाहिए। जी। पॉलिसी में एनसीवी करके लिखा होता है, तो एनसीवी होता क्या है? इसका फुल फॉर्म मैं जानता हूँ, नो क्लेम बोनस। ग्राहकों को कब मिल सकता है और इसके क्या फायदे हैं? ग्राहक इसका लाभ कैसे उठा सकता है? जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपका फर्स्ट पार्टी या फिर जो ओन डैमेज पार्ट होता है उसमें आपका खर्च होता है। जी। तो क्या होता है, जब आप 1 साल गाड़ी बिना दुर्घटना के चला लेते हैं जी, तो इंश्योरेंस कंपनियां आपको एक छोटा सा फायदा देती हैं, उसको छोटा सा आपको गिफ्ट देती हैं, जिसको एनसीबी या नो क्लेम बोनस बोलते हैं। ये कितना परसेंट होता है सर ये? इसमें सर अलग अलग साल में मतलब आपने कितने साल तक क्लेम नहीं लिया उसके हिसाब से परसेंटेज होता है। ओके सर। तो इसमें जैसे अगर मान लीजिए आपने 2020 में आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लिया और आप गाड़ी बहुत सहेज के समझदारी से अच्छे से चला रहे हैं और आपने कोई क्लेम नहीं लिया है, जब आप 2021 में दोबारा आप इंश्योरेंस कराएंगे तो आपको छोटा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। वो डिस्काउंट आपका 20% का रहेगा। अगर आपने 1 साल बिना क्लेम के गाड़ी चलाई है तो आपको दूसरे साल 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। और इसी तरीके से एक साल बाद ये 25% हो जाता है, फिर 35%, फिर 45% और मैक्सिमम 50% तक जाता है 5 साल में। तो ये काफी अच्छा डिस्काउंट होता है। अगर आपका ये बढ़ता जाता है तो आपका गाड़ी का प्रीमियम काफी कम आता है। और जब आप क्लेम ले लेते हैं तो ये डिस्काउंट आपका हट जाता है। जी सर, ये बीमा डिस्काउंट क्या होता है सर? इसके बारे में बता सकते हैं आप? बीमा डिस्काउंट सर क्या होता है कि जैसे कोई भी गाड़ी में आप पहली चीज तो ये आपका नो क्लेम बोनस ही एक तरीके का डिस्काउंट हो गया। दूसरा डिस्काउंट ये होता है कि जैसे गाड़ियों का जो फर्स्ट पार्टी रेट है और थर्ड पार्टी रेट है ये IRDA निर्धारित करती है। ठीक है। लेकिन फर्स्ट पार्टी रेट में कंपनियां स्वतंत्र होती हैं कि वो अपना जो है प्रीमियम अपने हिसाब से दे सकती हैं। थर्ड पार्टी का रेट तो फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट पार्टी में कंपनियां देखती हैं कि कौन सी गाड़ी में क्लेम कम आ रहा है, कौन सी गाड़ी में क्लेम ज्यादा आ रहा है, तो इससे करके वो कुछ डिस्काउंट उन पर्टिकुलर गाड़ी पे डाल सकती हैं। जैसे कुछ गाड़ियां जैसे लाइक अगर मैं मर्सिडीज की बात करूं तो मर्सिडीज में अगर क्लेम बहुत कम आ रहा है, उसमें रिस्क कम है, तो कंपनी उस पर ज्यादा डिस्काउंट दे देगी। जहां पे उसका प्रीमियम 2 लाख रुपए आना चाहिए वहां वो सिर्फ 1 लाख रुपए देगी, 50% डिस्काउंट ओडी पे दे देगी। ओके, ठीक है। तो इसको अंडर राइटिंग डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। जैसे आप अगर आप जिस तरीके से इंश्योरेंस करते हैं तो वहां पे जो भी डिस्काउंट होता है वो इनबिल्ट होता है। ओके, ठीक है। जो भी डिस्काउंट आपको देना होता है अंडर राइटिंग का वो कंपनी ने ऑलरेडी मैक्सिमम करके आपको दिया हुआ है। जब आप ऑफिस में जाते हैं इशू कराने के लिए पॉलिसी तो नॉर्मली आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है। और जो भी एजेंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है और उस रिक्वेस्ट के बाद से उसका जो भी डिस्काउंट परसेंटेज का रिक्वेस्ट होता है वो जब अप्रूव हो जाता है तब वो आपको पॉलिसी सस्ते में मिलती है। नहीं तो आपको नॉर्मली जो पॉलिसी 2 लाख रुपए है 2 लाख में ही मिलेगी। ऑनलाइन लेते हैं तो आपको तुरंत 1 लाख में मिल जाती है। जी राहुल जी, आप ये बताएंगे जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक एक्टिवा बाइक है, अगर वो मैं कहीं पे स्लिप करके गिर गया और उसमें थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा सा जो माइनर जो है वो डैमेज हुआ है, तो क्या मुझे उस कंडीशन में क्लेम लेना चाहिए जिससे कि मुझे आगे चल के वो नो क्लेम बोनस का भी फायदा मिल सके? या कि मान लीजिए मेरा जो है पार्ट्स जो है 1000 रुपये का है और मैं वो कंपनी से क्लेम करता हूं, तो क्या आने वाले समय में मुझे क्लेम जो नो क्लेम एनसीवी का जो है नो क्लेम बोनस का वो फायदा पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा सर? नहीं, अगर आपने क्लेम ले लिया है तो आपको नो क्लेम बोनस का फायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा। और दूसरी बात की जो आपने क्लेम अमाउंट बताया, मान लीजिए आपको 500 या 1000 रुपए का ही क्लेम लेना है तो इतने अमाउंट का क्लेम लेने से हमेशा बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये छोटे अमाउंट का क्लेम ले लिया है तो अगले साल आपको भले 200-300 रुपए का ही नुकसान हो, आपका एनसीबी जो है 200-300 रुपए का बनता है, अगर वो आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे आगे जाके और बड़ा हो जाता है। और अगर आप रिन्यू कराते हैं तो वो पॉलिसी काफी महंगी पड़ती है आपको। अगर आपने क्लेम लिया है और फिर वो पॉलिसी रिन्यू कराएंगे तो पॉलिसी आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि छोटे अमाउंट का क्लेम लेने से बचना चाहिए, चाहे आप कार हो या बाइक हो। छोटे अमाउंट का क्लेम हमेशा नहीं लेना चाहिए।